नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन। कहीं आप चिंता में तो नहीं हैं? नहीं, इसलिए नहीं कि बाजार ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए कि हिंदुस्तान के एक्सपर्ट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। पिछले 1 सप्ताह से लगातार मैं ऐसे एक्सपर्ट्स को सुन रहा हूं जो एसआईपीस को लेकर चिंतित हैं। आप जानते हैं एक साहब क्या कह रहे हैं? एक साहब कह रहे हैं द सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स इन इंडिया आर हेडेड फॉर अ रुइन। वो बर्बादी की तरफ अग्रसर हैं एंड द साइंस आर विजिबल अक्रॉस। उसके चिन्ह नजर आने लगे हैं। इट हैज स्ट्रक्चरल फ्लॉज। हिंदुस्तान में जिस तरह से एसआईपीस की जाती हैं और लोगों ने जिस तरह से एसआईपीस को किया है, एसआईपी से जो उनकी अपेक्षाएं हैं, उनको लगता है कि इस पर संरचनात्मक स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं एंड दे नीड टू बी री एग्जामिन्ड। वो कह रहे हैं कि आप अपने एसआईपीस को री एग्जामिन कीजिए अगर आप इफ इन्वेस्टर्स वांट टू अवॉइड जनरेशनल वेल्थ डिस्ट्रक्शन। कुछ समझ में आया दोस्तों? आने वाली पीढ़ियों का धन बर्बाद न हो, इसके लिए आपको एसआईपीस पे पुनर्विचार करना होगा। तो वो क्या कह रहे हैं एसआईपीस के बारे में? क्या वो एसआईपीस बंद करने की बात कर रहे हैं? क्या वो एसआईपीस बंद करने का समर्थन कर रहे हैं? हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे एक्सपर्ट हैं, हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं, अमूमन टीवी में आते रहते हैं और अपने सलाह, अपना सुझाव, अपना ओपिनियन हमें देते रहते हैं। उनका ये मानना है कि एसआईपीज ने विदेशियों को पैसा निकालने में मदद की है। उनका ये भी मानना है कि एसआईपीज केवल म्यूचुअल फंड्स को मदद कर रही है, फंड मैनेजर्स को मदद कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को मदद कर रही है। एसआईपीज बहुत अच्छी है उनके लिए जो एसआईपीज को बेचते हैं, उनके लिए नहीं जो एसआईपीज खरीद रहे हैं। उनका ये मानना है कि निवेशकों को सोने में निवेश करना चाहिए, उनको जमीन जायदाद में, रियल एस्टेट में निवेश करना चाहिए, उनको एफडी में निवेश करना चाहिए, पर इक्विटीज में ये समय नहीं है कि वो एसआईपीज में निवेश करें। बहुत सम्मानित एक्सपर्ट हैं। एक तीसरे एक्सपर्ट हैं जो विदेश में रहते हैं, सिंगापुर में रहते हैं और दुनिया भर का भ्रमण करते हैं। उनका एक दावा है, उन्होंने अखबार में लिखा भी है कि मैं दुनिया भर घूम के आया हूं, खासकर मैं अमेरिका घूम के आया हूं और अमेरिका के अंदर कोई भी हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं कि वो हतप्रद है कि रुपया इतना कमजोर कैसे हो सकता है जबकि डॉलर कमजोर हुआ है। वो ये भी कह रहे हैं कि उनका ये मानना है कि आने वाले समय में उनको नहीं लगता कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हिंदुस्तान का जो हिस्सेदारी है दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ेगी। उनका ये भी मानना है कि हम लोगों पर जो टैक्स लगाया गया है कैपिटल गेन्स, उनसे हम खुश नहीं है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और हमें इरिटेट करता है। उनका ये भी मानना है कि लंबे समय तक अब विदेशी मुद्रा, विदेशी पैसा हिंदुस्तान के इक्विटीज में निवेश नहीं होगा। और उनका ये भी मानना है कि अगर हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ती है और अगर जॉब्स नहीं बढ़ते हैं तो जो हिंदुस्तान का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, कहीं वो डेमोग्राफिक डिजास्टर में तो तब्दील नहीं हो जाएगा। वाह, सुनने में लगता है कि निराशा ही निराशा है। अखबार में पढ़िएगा, आखिरी पैरा में उन्होंने ये बात लिखी है। मैंने भी उस आर्टिकल को अपने ट्वीट में शेयर किया है। मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। तो क्या वो गलत कह रहे हैं? हरगिज नहीं। वो जो कह रहे हैं उसको किस संदर्भ में देखना है, हमें ये बात समझनी है। एसआईपीज आपको बंद करनी चाहिए या एसआईपीज आपको चालू रखनी चाहिए? दुनिया में कोई नहीं जानता है कल क्या होगा। मैं भी नहीं जानता हूं कल क्या होगा। हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि मैं नहीं जानता हूं कल क्या होगा, पर जब मैं नहीं जानता कल क्या होगा तो मैं इतिहास की तरफ जाता हूं। हम आगे बढ़ें उसके पहले आपको एक होमवर्क देता हूं, होमवर्क जरूर कीजिएगा। हिंदुस्तान का बाजार पहली बार नहीं गिरा है। हिंदुस्तान के बाजारों में, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में रुपया पहली बार कमजोर नहीं हुआ है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी को पहली बार फ्रीगाइल नहीं कहा गया है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी में संकट पहली बार नहीं आया है। हिंदुस्तान के बाजार के अंदर भारी गिरावट अभी नहीं हुई है, इससे कहीं ज्यादा बड़ी गिरावट हमने देखी है। तो मैं आपसे एक होमवर्क देता हूं, जरूर कीजिएगा कि जब जब हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पे संकट आया, जब जब हिंदुस्तान के बाजारों पे संकट आया, तो 2 तरह के निवेश हुआ करते थे। एक जिन्होंने एसआईपी बंद कर दी, एक जिन्होंने एसआईपी चालू रखी। फायदे में कौन रहा? आज कौन फायदे में है? ये होमवर्क मैं आपको देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं कि हो क्या रहा है। बहुत विस्तार से हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है, ये एक्सपर्ट ऐसा क्यों कह रहे हैं। सबसे पहले जिस एक्सपर्ट ने कहा कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स आर हेडेड फॉर द रुइन, वो बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप जानते हैं उनका ऐसा क्यों मानना है? उनका ऐसा इसलिए मानना है कि ज्यादातर लोगों ने एसआईपीज इसलिए की है कि उन्हें लगता है कि उनको 14-15% का रिटर्न आएगा। अभी अपेक्षाएं हमें बर्बाद कर सकती है। जी हाँ, आपने किस अपेक्षा से एसआईपीज की है ये जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आपने एसआईपी शुरू की होगी तो आपके मन में ये विचार जरूर कौंधा होगा कि मुझे रिटर्न क्या मिलेगा।
जी हाँ, उसको री एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है कि वो रिटर्न क्या मिलेगा, रिटर्न के साथ क्या हो रहा है, हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी-कभी इस तरह के एक्सपर्ट्स क्यों आते हैं? एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, 3 एक्सपर्ट्स होते हैं, 3 एक्सपर्ट से हमेशा बचने की कोशिश कीजिएगा। पहला, वो एक्सपर्ट जिसने जब बाज़ार अच्छा कर रहा था, आपसे कभी नहीं कहा कि मंदी की तैयारी कीजिए। जब बाज़ार पीक पे था, तो उसने नहीं कहा कि आपको बाज़ार से बचने की कोशिश करनी है। मैं साल 2 साल पहले से कहता था कि मंदी कभी ढोल नगाड़े के साथ नहीं आती है। तेज़ी में आपको मंदी की तैयारी करनी चाहिए और मंदी में आपको तेज़ी की तैयारी करनी चाहिए। ये मंदी का समय है, इस वक़्त आप तेज़ी की कल्पना करें, तेज़ी की तैयारी करें, लेकिन पहले हम उनकी बात करते हैं, मेरी बात पे बाद में आएँगे। जो सबसे ज़रूरी बात है, वो हमें क्या समझनी है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, आपको री-एग्ज़ामिन करने के लिए क्यों कहा है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि एसआईपीज़ क्या वाक़ई में अच्छा नहीं कर रही है। होता क्या है, जो 3 तरह के एक्सपर्ट्स होते हैं, पहला एक्सपर्ट वो है जिसने आपको कभी मंदी के बारे में आगाह नहीं किया। दूसरा एक्सपर्ट वो होता है जो थोड़ा-सा गवर्नमेंट कुछ कदम उठाती है, ट्रेड डील हो जाती है, वो कहता है कि अब बाज़ार बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट कम होता है, वो कहता है अब बाज़ार बढ़ेगा। जीएसटी में कटौती होती है, वो कहता है अब बाज़ार बढ़ेगा। जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े आते हैं, तो वो कहता है बाज़ार बढ़ेगा। ये नैरेटिव है। एक घटना के ऊपर बाज़ार नहीं बढ़ता है। ये बात बखूबी आपको पिछले 2 सालों में समझ में आ गई होगी। और एक तीसरा तीसरा जो व्यक्ति है, उससे आपको बचने की ज़रूरत है। वो आपको शुभचिंतक नज़र आएगा, भला मानुस नज़र आएगा, वो आपको खतरा दिखाएगा और जो व्यक्ति खतरा दिखाता है ना, हमेशा हितैषी नज़र आता है। तो इस वक़्त हितैषी बहुत निकल के आए हैं, जो आपको सुझाव देंगे, देखो 2 साल से एसआईपीज़ अच्छा नहीं कर रही है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं कर रही है, हिंदुस्तान का रुपया अच्छा नहीं कर रहा है, आरबीआई ने डिपॉज़िट रेट ज़बरदस्त तरीके से एफसीएनआर अकाउंट के लिए बढ़ा दी है, क्योंकि हमें ज़्यादा डॉलर्स की ज़रूरत है, फलाना ढीका पता नहीं क्या-क्या जो मैंने आपको शुरू में कहा था। और वो आपसे कहेगा कि इस वक़्त आपको एसआईपीज़ बंद करके कहीं और किसी एसेट में चले जाना चाहिए। ये 3 जो लोग आपको सलाह देते हैं, हमेशा दूर रहिए। आपको सलाह कौन-सी समझनी है, सलाह कौन-सी लेनी है, इस पे भी हम थोड़ा विचार करने की कोशिश करेंगे। तो आइए लौट के आता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं रिटर्न्स के साथ क्या हो रहा है। आपके मन के अंदर जो भाव धर दिया गया है, भर दिया गया है, कहा गया है कि एसआईपीज़ अच्छा नहीं कर रही है, क्या ऐसा है क्या? आइए देखते हैं। आपके सामने एक चार्ट है, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको एज़ॉन 10-6 कल के बाज़ार जो बंद हुआ, उसके ऊपर मैं निकाल के लेके आया हूँ। पहले हम लार्ज कैप्स की बात करते हैं। लार्ज कैप में अगर आपने 10 साल की एसआईपीज़ की है, तो पिछले 10 सालों में जितने भी म्यूचुअल फंड्स आए, पिछले 10 सालों में जो मेरी नज़र में आए, जो मैंने देखे, उनमें मैंने क्या देखा कि उनका जो कैटेगरी, लार्ज कैप कैटेगरी का जो रिटर्न है, वो 12.09% है, 10 साल का रिटर्न। और जो बेंचमार्क है, उनका जो बेंचमार्क का रिटर्न है, वो 11.58% है। हृदय पे हाथ रखिए, दिल पे हाथ रखिए और बताइए, क्या ये बुरा रिटर्न है? 12% रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 10 साल में दिया है। लार्ज कैप में म्यूचुअल फंड्स ने आपको पिछले 8 साल में 12.5% का रिटर्न दिया है। 2 साल बाजार ने रिटर्न नहीं दिया है। बाजार में भारी गिरावट है। इतनी गिरावट होने के बाद भी आपको पिछले 8 साल का रिटर्न 12% के आसपास है। अगर आपको एसआईपी करते हुए 5 साल हो गए हैं, तो लार्ज कैप कैटेगरी में आपका रिटर्न 8.45% है। ये भी बुरा नहीं है। और आपको अगर एसआईपी करते हुए 3 साल हुए हैं, तो लार्ज कैप में आपका रिटर्न 3.54% है। और ये आप देखिए, ज़्यादातर जगह म्यूचुअल फंड्स ने बेंचमार्क को बीट किया है। आपका जो रिटर्न है लार्ज कैप में, चारों ही 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल में 5 बेंचमार्क से ज़्यादा है। अब हम देखते हैं मिड कैप। यहाँ आपको थोड़ी ज़्यादा खुशी होगी और आपने सही निर्णय लिया है अगर आपने मिड कैप, स्मॉल कैप में निवेश किया है। मिड कैप में पिछले 10 साल का रिटर्न 18.17% है। क्यों निराश होता है बताइए? क्यों ये लोग बोलते हैं कि एसआईपीज़ काम नहीं कर रही हैं? क्यों ये लोग बोलते हैं कि एसआईपीज़ बर्बादी की तरफ जा रही हैं? अरे किसने कहा एसआईपी 1-2 साल का प्रोडक्ट है? एसआईपी 3 साल का प्रोडक्ट है? आपके सामने है। ये म्यूचुअल फंड्स का कैटेगरी एवरेज है। जितने मिड कैप फंड्स है, उनका एवरेज आपको दिखा रहा हूं। 18.17%, बेंचमार्क का 18.05% है। 8 साल में मिड कैप का रिटर्न 19.72। दुनिया में कहां मिलेगा ऐसा रिटर्न आपको? 19.72% रिटर्न 8 साल के लिए। 5 साल का रिटर्न 15.92, ऑलमोस्ट 15-16% रिटर्न फॉर 5 years इन मिड कैप। क्या आप निराश हैं? क्यों निराश हैं?
किस बात के लिए निराश होना? क्यों कहा जा रहा है कि एसआईपी अच्छा नहीं कर रही है? आगे चलते हैं, 3 साल का रिटर्न देखिए, 3 साल का रिटर्न कैटेगरी रिटर्न आपको बता रहा हूं, कैटेगरी एवरेज बता रहा हूं, 10.99%। ये कहां से लेके आए? एक वेबसाइट है, आप भी देख सकते हैं, advisorkhoj.com। आप भी देखिए, होमवर्क देता हूं, अपने स्तर पर देखिए, मेरी बात को मत मानिए, मत सुनिए जो मैं कहता हूं, खुद तलाश कीजिए, खुद शोध कीजिए। मिड कैप, क्या आप निराश हैं रिटर्न से? बेहतरीन रिटर्न है, मैं तो संतुष्ट हूं इस रिटर्न से। आइए स्मॉल कैप की तरफ आते हैं। 10 साल का रिटर्न 18.91%, स्मॉल कैप का रिटर्न 18.91, 8 साल का रिटर्न 20.77, 5 साल का रिटर्न 15.37, 3 साल का रिटर्न भी 9.64%, 3 साल का रिटर्न भी बताइए 9.64, 10% के आसपास। एंड एसआईपीज आर हेडेड फॉर द रुइन, साहब ये कहते हैं। कितनी अजीब सी बात है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि बाजार इसलिए गिरा है कि आप और मैं, छोटा निवेशक खरीद रहा है और हमारे खरीदने की वजह से विदेशी जा रहा है। आप यूं भी तो कह सकते हैं कि विदेशी बेच रहा है, हम खरीद रहे हैं। उल्टा क्यों? कि हम खरीद रहे हैं इसलिए वो बेच रहा है। मैं उल्टा कहूंगा कि वो बेच रहा है इसलिए मैं खरीद रहा हूं। ये कोई तर्क नहीं होता है दोस्तों। इस तरह की तर्क को हम हिंडसाइड बेनिफिट कहते हैं, हिंडसाइड विजडम कहते हैं। वो किसी काम का नहीं है। तो किस लिहाज से कोई व्यक्ति कहता है कि एसआईपी रिटर्न नहीं है? मुझे तो ऐसा नजर नहीं आता है कि एसआईपी रिटर्न, और बेंचमार्क की परफॉर्मेंस देखिए, खासकर स्मॉल कैप में आप देखिए। पर एक खूबसूरत बात है, आपको एक तीसरा होमवर्क देता हूं, जरूर कीजिएगा, कि म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस स्मॉल कैप में मिड कैप से अच्छा क्यों है और मिड कैप का परफॉर्मेंस लार्ज कैप से अच्छा क्यों है। थोड़ा इसके ऊपर चिंतन कीजिएगा, आपको बात समझ में आएगी। एक वीडियो में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हिंदुस्तान का रिटर्न कहां बन रहा है और कहां निगाह रखिए कि आपको रिटर्न मिल सकता है। तो ये चार्ट हमें क्या बता रहा है कि हमें उतना निराश नहीं होना चाहिए जितना निराशा हमें दिखाई दे रही। इसको रीसेंसी बायस कहते हैं। बहुत बार क्या होता है कि जो मीडिया है, जो नैरेटिव्स घड़ दिए जाते हैं, वो हमारे जहन में, हमारे विचारों पे इतने हावी हो जाते हैं कि हम लगभग अंधे हो जाते हैं और हमें नजर नहीं आता है क्या हो रहा है। चलिए एक दूसरी चुनौती आपको बताता हूं। तो क्या यहां कुछ चुनौती नहीं है? बिल्कुल है, बड़ी चुनौती है, जबरदस्त चुनौती है। और वो अब तस्वीर आपके सामने है, जो चार्ट आपके सामने, चार्ट को आप ध्यान से देखिएगा। मैंने जो पिछला चार्ट आपको दिखाया था ना दोस्तों, उसमें कैटेगरी रिटर्न था। अब मैं आपको कैटेगरी रिटर्न नहीं बता रहा हूं, फंड परफॉर्मेंस बता रहा हूं। अच्छे फंड और खराब फंड, यहां आके थोड़ी मुझे चिंता होती है। यहां आके आपको शोध की जरूरत है, यहां आके आपको थोड़ा सा होमवर्क की जरूरत है, यहां आपके थोड़ी सी मेहनत की भी जरूरत है। और यहां आपको बात समझ में आएगी कितना ही अच्छा हो अगर आप एक सलाहकार की मदद लेते हैं। पहले हम लार्ज कैप्स को देखते हैं। लार्ज कैप में पिछले 10 साल में 23 फंड्स मुझे नजर आए, जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। 23 फंड्स में से 16 फंड ने बेंचमार्क को बीट किया, बाकी फंड्स ने बीट नहीं किया। और जो सबसे अच्छा लार्ज कैप फंड था, उसने 14.71% का रिटर्न दिया और सबसे खराब फंड ने 10.17% का रिटर्न दिया। यहां तक तो बात समझ में आती है, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। पर 10 साल का मिड कैप परफॉर्मेंस आप देखिए। 10 साल के मिड कैप परफॉर्मेंस में मुझे 20 फंड्स नजर आए। 20 फंड्स में से केवल 10 फंड ने आउट परफॉर्म किया। इसका मतलब 10 फंड ने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। और जिसने सबसे अच्छा काम किया 10 साल में, उसने आपको 21.55% का CAGR रिटर्न दिया। लेकिन जिसने सबसे खराब फंड ने आपको करीब करीब 13.79% का रिटर्न दिया। फर्क देखिए, 8% का फर्क है दोस्तों। यहां आके एक बात समझ में आती है कि कहीं अगर गलत फंड में चले गए तो जरूर जनरेशनल वेल्थ बर्बाद हो सकती है। यस, स्ट्रक्चरल फ्लॉ है, ये आपको समझना पड़ेगा कि स्ट्रक्चरल का जो फ्लॉ है, संरचना में जो फ्लॉ, आप कैसे तय करेंगे कि कौन सा फंड अच्छा करेगा मिड कैप में। चलिए 8 साल में भी आप देखिए, 8 साल के अंदर 22 में से 11 फंड आउट परफॉर्म किया मिड कैप के अंदर। और सबसे अच्छे फंड का रिटर्न 24% का रिटर्न है करीब करीब। और जो सबसे खराब फंड है उसका रिटर्न है 14.18%। यहां पर भी 8% का फर्क है। आइए स्मॉल कैप की तरफ बढ़ते हैं। स्मॉल कैप में देखिए, पिछले 10 साल के जो फंड मुझे नजर आए, उसमें 13 फंड है और 13 में से 12 ने आउट परफॉर्म किए। स्मॉल कैप वो जगह है जहां पर आपको म्यूचुअल फंड निराश नहीं करता है। और 13 फंड आए, 10 साल हो गए 13 फंड्स को, 13 में से 12 फंड्स ने आउट परफॉर्म किया और रिटर्न है 24.95, 25% रिटर्न, 25%। एंड एसआईपीज आर हेडेड फॉर द रुइन। ये कहा गया है कि एसआईपीज में भविष्य नहीं है, एसआईपीज में पैसा नहीं बनता है। 10 साल में 25% रिटर्न कम होता है क्या दोस्तों?
लेकिन खराब फंड को देखिए, केवल अच्छा फंड मत देखिए, खराब फंड ने भी आपको 15% रिटर्न दिया है। यहाँ 10% का फर्क है। खराब फंड ने 15% का रिटर्न दिया है, लेकिन फिर भी 15% तो दिया है, पर अच्छे फंड के मुकाबले 10% का फर्क है। तो आपको चिंता ये नहीं करनी चाहिए कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में पैसा लगाऊं या ना लगाऊं। आपकी चिंता ये है कि कौन से फंड में लगाऊं। कल का हीरो हीरालाल कौन होगा, ये हम में से कोई नहीं जानता है। और यहीं पर तो झगड़ा उत्पन्न होता है कि हमें ये निर्णय कैसे लेना चाहिए। स्मॉल कैप में 8%, 8 साल का रिटर्न देखिए 28% है, 28% रिटर्न है बेस्ट फंड का, और जो वर्स्ट फंड का है 17.49% है। और यहां पर भी 14 में से 12 फंड्स को हमने मतलब म्यूचुअल फंड्स ने बीट किया है। हमने मेरे मुंह से इसलिए निकला कि मैं म्यूचुअल फंड्स में कभी काम किया करता था। अब तो 3-4 साल हो गए मुझे नौकरी छोड़े हुए, लेकिन अभी भी आदत बरकरार है। लेकिन मैं जो खास बात आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, वो क्या है कि एसआईपीज ने उतना बुरा काम नहीं किया है जितनी हवा बनाई जा रही है। बुरा क्या, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि ये अच्छा प्रदर्शन आने वाले समय में नहीं चलेगा। और क्या हमें ध्यान रखने की जरूरत है, क्या हमें समझने की जरूरत है, इसको जहन में उतार लेना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपके एसआईपीज ने खराब परफॉर्मेंस नहीं किया है। आपने एसआईपीज दिल पे हाथ रखिए कि आपने 1-2 साल के लिए एसआईपीज की थी, जी नहीं, आपने लंबे समय के लिए एसआईपीज की हैं। और पिछले 8-10 साल का जो रिटर्न है, 12 साल का रिटर्न है, वो उतना बुरा नहीं है जितनी की हवा बनाई गई है। आइए आगे चलते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझते हैं, और वो बात ये है कि एसआईपीज में आने वाले समय में क्या होने वाला है। अब मैं आपसे बेहद ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ, और बहुत ज़रूरी है कि हम इसे ध्यान से समझें, क्योंकि हम कितने सुखी हैं और कितने दुखी हैं, ये इस बात पे निर्भर करता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी अपेक्षाएँ कैसी हैं। आप क्या अपेक्षा करते हैं आपने अपनी एसआईपी से कि मेरा एसआईपी आने वाले समय में कैसा रिटर्न देगा? सबसे पहला। दूसरा, ज़माना टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत बढ़ रहा है, और टेक्नोलॉजी वाले जो नए इनोवेशंस हो रहे हैं, नए तरीके ईज़ाद हो रहे हैं, वैसे एक भी कंपनी निफ्टी में नहीं है या निफ्टी 100 में नहीं है। तो आने वाले ज़माने में जो बिज़नेसेस बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने वाले हैं, वो आपको निफ्टी से बाहर देखना है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो एसआईपीज़ लार्ज कैप या निफ्टी 100 के बाहर होंगी, वो आपको ज़्यादा रिटर्न कमा के दे सकती हैं। इस तरह का भाव, इस तरह का चिंतन आपको थोड़ा करना होगा। अब जो बेहद ज़रूरी बात जो कहना चाहता था मैं, वो क्या है? वो ये है कि 2016 में, 2016 में आरबीआई ने एक फैसला लिया, एक नीति अपनाई, एक पॉलिसी अपनाई। उस पॉलिसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग। उन्होंने कहा कि भाई हमारा पहला काम इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन को हम 4% के आसपास काबू में रखेंगे, और कोशिश करेंगे कि +-2 में हम उसको एक दायरे में रखें। 4% टारगेट है, दायरा है +-2, इसका मतलब 4-2 इज 2। 2 से नीचे इन्फ्लेशन नहीं जाना चाहिए और 6 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो कम से कम महंगाई 2% और ज्यादा से ज्यादा महंगाई 6%, इस दायरे के बीच में हिंदुस्तान की महंगाई रहनी चाहिए। अब जो आरबीआई अगर कुछ टारगेट रखेगा, तो जाहिर है उसके ऊपर काम करेगा, मेहनत से काम करेगा। और हम सभी जानते हैं कि इंसान जब मेहनत से कुछ काम करता है तो उसको हासिल करता है। तो आरबीआई ने हासिल किया है। ज़्यादातर वर्षों में आरबीआई ने हमारी महंगाई को इस दायरे के बीच में रखा है। अब जानते हैं इसका प्रभाव क्या हुआ है? इसका प्रभाव ये हुआ है कि हमारी नॉमिनल जीडीपी शने शने कम होने लगी है। आपके सामने पिक्चर है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने 2 बातें आपको एक साथ दिखाई हैं। येलो रंग का जो कॉलम है, ये जो कॉलम है, ये बताता है कि 10 साल में स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स ने रिटर्न कितना दिया। 1 साल का रिटर्न नहीं है, ये 10 साल का रिटर्न है। तो अगर 2005 के सामने आपको कॉलम नजर आ रहा है, तो वो रिटर्न 2005 का नहीं है, वो 1995 से लेकर 2005 का रिटर्न है। अगर आप 2015 के रिटर्न को देख रहे हैं, तो वो 2015 का रिटर्न नहीं है, 2005 से लेकर 2015 का रिटर्न है। इस तरह से आपको इस तस्वीर को देखना है। तो ब्लू लाइन को देखिए, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है, ये नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट भी 1 साल के नहीं है, 10 ईयर रोलिंग है, 10 साल की ग्रोथ है। तो ध्यान से देखिएगा, सन 2011, 12, 13, 14, 15 के आसपास हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 12 से 14% के बीच में होती थी। और जब वो 12 से 14% के बीच में होती थी, आपके सेंसेक्स का रिटर्न भी 15% के आसपास हुआ करता था।
अब पिछले कुछ वर्षों से लगातार हमारी नॉमिनल जीडीपी नीचे आ रही है और पिछले 3 सालों में तो ये 10% के नीचे चली गई है। ये मेरा मानना है, मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर हमारी नॉमिनल जीडीपी कम होती है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट कम होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स की ग्रोथ कम होगी, हमारी आमदनी की ग्रोथ कम होगी और जब हमारी आमदनी और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स की ग्रोथ रेट कम होगी, तो ज़ाहिर है बाज़ार की ग्रोथ रेट्स भी कम होगी। अब हिंदुस्तान वो 14-15% वाली नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट का देश नहीं है, हम 9% के नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ वाले देश हैं। तो ये बात ज़हन में बिठा लीजिए। सेंसेक्स को अगर आप निकालेंगे, मैं म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड की जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्कीम है, वो मैंने दिखाया क्या रिटर्न आपको दिया है। मैं अगर सेंसेक्स की बात करता हूँ, तो आपके सामने इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए, जैसे-जैसे ब्लू लाइन नीचे आ रही है, वैसे-वैसे सेंसेक्स का रोलिंग रिटर्न भी नीचे आ रहा है। ये रिश्ता हमें समझना होगा। ये मत कहिएगा ये रिश्ता क्या कहलाता है, हमें ये रिश्ता समझना होगा। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट्स बाजार को प्रभावित करती है। तो क्या ये चिंता की बात है कि आपका रिटर्न कम हो रहा है? हरगिज नहीं, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। हम जब भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो परचेजिंग पावर के बारे में बात करते हैं, हम रियल रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं। एक दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इस चार्ट को आप देखिएगा, ये चार्ट आपको सुकून देगा, जबरदस्त तरीके से सुकून देगा। वर्ल्ड बैंक से निकाल के लेके आया हूं, मैंने खुद बनाया है। हिंदुस्तान में आसानी से कोई भी बना सकता है, लेकिन इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए। सन 2008, 9, 10, 11, 12, 13 के अंदर जब आपका बाजार 14-15% का रिटर्न आपको दे रहा था, तो महंगाई भी 8, 10 और 12% की थी। आज जब आपको बाजार 10% रिटर्न दे रहा है, तो महंगाई भी 6, 8, 3% की रह गई है। ये महंगाई भी रोलिंग महंगाई है, 10 साल की महंगाई। ये 1 साल की महंगाई नहीं बता रहा हूँ, 10 साल की महंगाई बता रहा हूँ। तो आपकी नॉमिनल जीडीपी इसलिए कम हुई है क्योंकि आपकी महंगाई कम हुई है। हमारी रियल जीडीपी ग्रोथ रेट तो बढ़ी है, अभी-अभी आई थी पिछले साल की 7.7% आई है, तो हम 7 से 7.5% के आसपास आसानी से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ महंगाई कम होने से नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट कम हुई है और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट कम होने की वजह से हमारे मार्केट के रिटर्न भी कम होने की संभावना है। और यही बात वो एक्सपर्ट भी आपसे कह रहे थे कि अगर आप ये मान के चलेंगे कि आने वाले 10-15 सालों में भी आपकी एसआईपी आपको 15% रिटर्न देगी, तो आप निराश हो सकते हैं। आपको नॉमिनल ग्रोथ्स नहीं देखनी है, आपको रियल ग्रोथ देखनी है। बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो अगर इसके बारे में और कभी बात करूँगा। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा अगर आपको और विस्तार से इस कारण को समझना है, तो अगली वीडियो में हम इसके बारे में ले सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात हमें समझनी है, वो ये समझनी है कि जिस देश में महंगाई कम होती है, फिर उस देश में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट्स कम होती है और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट जब कम होती है, तो बाज़ार की ग्रोथ भी कम हो जाती है। अब ये बाजार की ग्रोथ 2 सूरतों में बढ़ सकती है, जब आपकी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो जाए उसके बाद भी बढ़ सकती है। वो 2 सूरत हाल क्या होंगे? पहला, अचानक से हम कोई बड़ा इनोवेशन करते हैं, एक ऐसा इनोवेशन करते हैं, इस वस्तु का इनोवेशन करते हैं, ऐसे सेवा का इनोवेशन करते हैं कि दुनिया भर उसको इस्तेमाल करती है, तो बिजनेस में सुपर नॉमिनल प्रॉफिट्स आते हैं और जब बिजनेस में सुपर नॉमिनल प्रॉफिट्स आते हैं, तो बाजार नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट से ज़्यादा बढ़ सकता है, जो कि अमेरिका में हुआ करता है। अमेरिका के बाजार का रिटर्न पिछले कुछ वर्षों से नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट से ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर बेइंतहा ज़बरदस्त इनोवेशंस हुए हैं। रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2 ये है कि हमारे इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मनी सप्लाई बढ़ जाती है और आरबीआई उस मनी सप्लाई को बढ़ने के साथ साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी करने की कोशिश करता है। तो वस्तुओं और सेवाओं के दाम तो नहीं बढ़ते हैं, पर वो जो ज़्यादा पैसा बाजार में आया है, वो ज़मीन के पीछे भागता है, वो सोने के पीछे भागता है और वो इक्विटीज़ के पीछे भागता है, बॉन्ड्स के पीछे भागता है, तो वहाँ आपको रिटर्न आता है। लेकिन वो तो अगर मगर की बात है। अगर कुछ नहीं होता, इकोनॉमिक्स में एक बात कहते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट अगर कम होगी तो हमारा नॉमिनल सेंसेक्स का रिटर्न, निफ्टी का रिटर्न भी कम होगा। घबराने की बात नहीं है, उसमें से महंगाई हटा के रिटर्न देखिए, आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, आपकी जीवन स्तर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके सपने वैसे ही पूरे होंगे, आपकी जरूरतें वैसे ही पूरी होंगी जैसे इतिहास में होती चली आई हैं। तो लबो-लुआब क्या है? इस बात का लबो-लुआब क्या है? मैं ये नहीं कहता कि जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस वक्त आप सावधान हो जाइए। मैं ये भी नहीं कहता कि हिंदुस्तान के सामने चुनौतियों का सामना हम नहीं कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि हमारा बाजार महंगा नहीं, हमारा बाजार महंगा है। इस वक्त दुनिया के सबसे महंगे बाजारों में से है, क्योंकि हमें अपने देश से उम्मीदें हैं और जब हमें उम्मीदें हैं तो हम यहाँ पर निवेश कर रहे हैं। हिंदुस्तान का व्यक्ति तो पहली बार इक्विटीज में निवेश करने के लिए आया है, तो हम
खरीदना चाहते हैं तो हमारा वैल्यूएशन थोड़ा सा ज़्यादा है, ये बात भी सही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम आने वाले समय में ग्रो नहीं करेंगे। मुझे एसआईपीज़ बंद करनी चाहिए या एसआईपीज़ चालू रखनी चाहिए, मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, पर एक सुझाव मैं आपको ज़रूर दे रहा हूँ कि अगर आपने वित्तीय नियोजन किया है, वित्तीय नियोजन करने के साथ-साथ आपने एप्रोप्रिएट एसेट एलोकेशन किया है, आपने अपने लिए और अपने परिवार के लिए सही इंश्योरेंस लिया है, मेडिकल इंश्योरेंस भी लिया है, लाइफ इंश्योरेंस भी लिया है, अपने घर का इंश्योरेंस भी लिया है, अपने कार का इंश्योरेंस भी लिया है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी लिया है, हर प्रकार से अगर आपने आपको सुरक्षित किया है, एसेट एलोकेशन आपने किया है, आप अगर रीबैलेंसिंग करते आए हैं, रीबैलेंसिंग करने का मतलब है कि जो एसेट बढ़ रहा है उसमें से आप पैसा निकालते हैं और जो एसेट गिर रहा है उसमें पैसा डालते हैं। अगर आप ये तीसरा काम कर रहे हैं और चौथा काम ये कर रहे हैं कि आपने अपने शॉर्ट टर्म को प्रोटेक्ट किया हुआ है, मतलब आपने बॉन्ड्स में और इमरजेंसी फंड्स में भी पैसा रखा है, तो कोई कारण नहीं है कि आपको एसआईपीज़ बंद कर देनी चाहिए, आपको एसआईपीज़ चालू रखनी चाहिए। ये मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। आज तक जिसने एसआईपी बंद की है उसको फ़ायदा नहीं हुआ है, फ़ायदा उसी को हुआ है जिसने एसआईपी को चालू रखा है। एक दूसरा वीडियो मैंने बनाया है कि आरबीआई को डॉलर्स की ज़रूरत है, क्या उसने डिपॉजिट के साथ में किया है। ज़रूर सुनिएगा तो आपको बात समझ में आएगी कि इस वक्त हिंदुस्तान किस दौर से गुजर रहा है। हमें उस बात को अभी समझने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी बाजार में अगर तेज़ी आती है तो आ सकती है, पर उससे अपेक्षा मत कीजिएगा। कुछ समय तक आप बाजार में रुके रहें, इस इच्छा के साथ, इस हिम्मत के साथ, इस करेज के साथ, इस धैर्य के साथ आपको यहाँ पर निवेश करने के लिए आना है। एक बात बहुत ज़रूरी है जो हमें समझने की ज़रूरत है। एसआईपीज़ का मतलब इक्विटी में निवेश नहीं होता है। एसआईपी निवेश करने का तरीका है। एसआईपी के ज़रिए आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, एसआईपी के ज़रिए आप बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, एसआईपी के ज़रिए आप सोने में निवेश कर सकते हैं, एसआईपी के ज़रिए आप चांदी में निवेश कर सकते हैं। अभी म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज़्यादा ये कामयाब नहीं हुआ है, पर एसआईपी के ज़रिए आप रियल एस्टेट में भी निवेश कर सकते हैं, ये भी संभव है। एसआईपी अपने आप में एसेट नहीं है, एसआईपी निवेश करने का तरीका है। मुफ्त बदनाम हो रही है बेचारी 2 साल से क्योंकि रिटर्न नहीं आया है। अरे हमने एसआईपी इसीलिए की है कि रिटर्न नहीं आता है और बाजार गिरता है, इसलिए तो हम एसआईपी करते हैं। अगर हमें मालूम होता कि बाजार नहीं गिरेगा, अगर हमें मालूम होता कि मंदी नहीं आएगी, अगर हमें मालूम होता कि बाजार में कभी गिरावट नहीं आएगी, तो हम एसआईपी क्यों करते हैं? हम लमसम ही करते हैं ना। भाई एसआईपी हम करते ही इसीलिए हैं कि बाजार में कभी भी गिरावट आ सकती है और जब भी गिरावट आए तो उसका लाभ हमें मिले। इसलिए पुनः आपसे कहता हूं, विचार कीजिएगा कि आपने एसआईपी क्यों की है, किन कारणों की वजह से की है। सिर्फ इसलिए कि बाजार गिर रहा है मैं एसआईपी बंद कर दूं, ये विवेकशील नहीं होगा। इतिहास हमें ये बताता है। आपको अगर कभी फ्यूचर में जब बाजार बढ़ेगा तो आपको दुख होगा कि आपने एसआईपी इसको क्यों बंद कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। एक निवेदन मैं आपसे जरूर करूंगा, पिछला वीडियो जो आपने देखा था आपने बहुत सराहा, बहुत कमेंट्स आए, मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी कुछ लोगों ने फोन किया, व्हाट्सएप मैसेजेस किए, बहुत पसंद किया गया। लेकिन वही बहुत एक मैं क्या कहूँ, कहना तो नहीं चाहिए, दुख तो नहीं कहूँगा, इतनी आसानी से अगर व्यक्ति दुखी हो जाए तो जिएगा कैसे, दुख तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक अपेक्षा आशा होती है कि अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उसको अच्छा लग रहा है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, शेयर ज़रूर करेगा और कमेंट ज़रूर करेगा। ये आशा तो मैं आपसे रख सकता हूँ क्योंकि कभी वो वीडियो बनाता हूँ तो उसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक छोटा सा पिक्चर मैं आपको दिखा के अपनी बात खत्म करूंगा। एसआईपीज़ को इज्जत देनी पड़ेगी। एसआईपीज़ दोस्तों, 10 साल की एसआईपी भी 10 साल की एसआईपी नहीं होती है। मेरा ये मानना है कि जो 10 साल की एसआईपी वो 5 साल की एसआईपी है। 10 साल की एसआईपी में आप क्या करते हैं? एक चार्ट आपके सामने, ध्यान से देखिए क्या करते हैं आप 10 साल की एसआईपी में। एक पहले दिन 1 महीने इंस्टॉलमेंट आप शुरू करते हैं, 10,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट शुरू करते हैं और 10 साल तक इंस्टॉलमेंट करते हैं। अरे 10 साल तक तो आपने सेक्रीफाइस केवल एक ही इंस्टॉलमेंट किया है। जो आपने पहला इंस्टॉलमेंट किया है ना, वही तो 120 साल तक इन्वेस्टेड है। जो दूसरा करेंगे वो 119 साल तक, 119 महीने तक इन्वेस्टेड है। जो तीसरा करेंगे वो 118 महीने तक इन्वेस्टेड है। जो पांचवा करेंगे 115 महीने तक इन्वेस्टेड है। कहां आपके सारे इन्वेस्टमेंट 10 साल तक इन्वेस्टेड हैं? और जो आखिरी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो केवल 1 महीने के लिए इन्वेस्टेड है। तो दोस्तों थोड़ा समझिए, जब आप कहते हैं कि मैंने 10 साल की एसआईपी की है, मैथमेटिकली वो 10 साल की एसआईपी नहीं है, वो सिर्फ 5 साल की एसआईपी है। और जो रिटर्न मैंने आपको बताए हैं, 10 साल के रिटर्न आए हैं इतने जबरदस्त मिड कैप स्मॉल कैप में, 12% 18% के रिटर्न आपको मिले हैं, वो 10 साल के लिए नहीं है। एवरेज के हिसाब से तो 5 साल का आपने सेक्रीफाइस किया है। आप जब 10 साल के एसआईपी करते हैं तो आप अपना पैसा 10 साल के लिए सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, आप अपना पैसा सिर्फ 5 साल के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। तो एसआईपी को
कुछ दिन तो गुजारो एसआईपी के साथ में। इतना जल्दी 1-2 सालों के अंदर अगर हम डरेंगे और प्रभावित होंगे तो फिर हम कैसे काम करेंगे। ये जो बाजार है ना दोस्तों, ये 2 चीजों का मेल है। कन्विक्शन, आपको कन्विक्शन होना चाहिए कि हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, और करेज कि जब हिंदुस्तान के अंदर ठहराव आए, रोड ब्लॉक्स आए, तो आप डरेंगे नहीं, यकीन रखेंगे कि हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और एसेट एलोकेशन करते हुए, अपना निवेश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एसआईपी चालू रखिए या बंद रखिए, वो आपका निर्णय है, ये पर्सनल फाइनेंस है। अपनी वित्तीय सलाहकार के साथ में जरूर सलाह कीजिएगा, लेकिन इतिहास से भी समझने की कोशिश कीजिएगा। सही तरह से एलोकेट करते हैं, एसआईपीज आपको निराश नहीं करेंगी। और अभी भी एसआईपीज के जो रिटर्न है, 2 साल बाजार ने कुछ नहीं किया है, उसके बाद भी अच्छे रिटर्न है, पूरे विश्वास के साथ मैं आपसे कह सकता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान जरूर रखिए और उनका ज्यादा ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद।